बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें हमने पढ़ा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज क्या करता है। जो चार्ज है आपके पास, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है, अपने आसपास कोई एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिसके इन्फ्लुएंस में आके या जिसके अंदर आके कोई दूसरा चार्ज पे लगता है एक फोर्स दैट इज नोन एज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज हमने कहा आपके पास एक क्यू नॉट चार्ज है, काफी छोटा, बहुत पिद्दू सा चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इसका मैग्नीट्यूड क्या है, काफी कम है एज कंपेयर टू दिस क्यू चार्ज। तो क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड काफी कम है एज कंपेयर टू योर चार्ज क्यू। तो अगर ये पिद्दू सा चार्ज अगर इसके रीजन में आता है या इसके फील्ड में आता है, तो जैसे ये आएगा तो इस पे लगेगा एक रिपल्सिव फोर्स, और जो कि होता है आपके पास F, और इसको हम बोलते हैं K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वो रीजन, तो ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं अब। तो वो रीजन जहां से इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, इस क्यू चार्ज ने इस पे लगाया रिपल्सिव फोर्स, जिस रीजन से स्टार्ट करा इसने लगाना, उसी रीजन को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी सरफेस है, क्यू जो चार्ज है ये एक इमेजिनरी सरफेस या फील्ड अपने आसपास क्रिएट कर रहा है, जिसके इन्फ्लुएंस में आके एक दूसरा चार्ज पर या तो अट्रैक्शन हो सकता है या वो फील करता है रिपल्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर यही नेगेटिव चार्ज होता फॉर एग्जाम्पल, तो इस पे क्या होता, अट्रैक्शन हो जाता। या सिमिलरली अगर मैं ये क्यू चार्ज होके अगर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसमें इस पे लगाता रिपल्शन। अगर सिमिलरली यही नेगेटिव होता तो ये इस बार इसको करता अट्रैक्ट। तो यहां से एक धारणा हमने एक इसको क्या करा, यहाँ पे एक इसके चारों तरफ जो इसका जो एक रूप है, ये स्वरूप है, उसको हमने एक शेप दे दिया। हमने बोला कि इसी शेप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां से क्या कर रहा है, इसमें या तो अट्रैक्शन कर रहा है या इसमें रिपल्शन दे रहा है। और इस शेप को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब है इलाका। इलाका आपको ऑलरेडी पता है कि यार मेरा इलाका है, इतने इलाके में तू आएगा तो तू मुझसे सावधान रह जाना कि या तो तुझे फोर्स लगेगा या तुझे मैं खींच लूंगा या तुझे मैं फेंक दूंगा। तो ऐसा ये बोलेगा चार्ज क्यू। कि इससे पहले भी आप क्लास 11th में एक फील्ड के बारे में और पढ़ चुके हैं, दैट वाज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। वो फील्ड जिस फील्ड में आते ही एक ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को अपनी तरफ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। दैट वाज नोन एज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। सेम यहाँ पे उसी के पैरेलल हम यहाँ पे बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। यहाँ पे चार्जेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें वहां ग्रेविटेशन फोर्स में तो सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता था, यहाँ पे आपके पास अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हमने पढ़ा था, वैसे एक्चुअल में क्या वो भी तो हमें क्या कह रहे हैं, इमेजिनरी हम क्या ले रहे हैं, एक फील्ड ले रहे हैं जहां तक की क्या कर रही है, ग्रेविटी अपने अंडर में आके एक बॉडी को क्या कर रही है, अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही है। सिमिलरली उसी के पैरेलल हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर क्यू नेगेटिव होगा तो इसको करेगा अट्रैक्ट, और अगर पॉजिटिव होगा तो इसको करेगा रिपेल। तो अगर हम इसमें बात करें, इसमें हम दो टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। एक होता है आपके पास सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज बच्चों वो चार्ज होता है जो कि अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब यहाँ पे जो क्यू चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस विल बिहेव एज अ सोर्स चार्ज। तो अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं, द चार्ज which produces its own electric field is called source charge। तो वही बात, तो आप तो ये भी पूछ सकते थे, अगर कोई बच्चा मुझसे ये भी तो पूछ सकता है कि सर क्यू नॉट को भी तो हम एक सोर्स चार्ज के तौर ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा नहीं, इसको हम केस में इस चार्ज को हम बोलते हैं बच्चों टेस्ट चार्ज। हम क्या मान के चलते हैं, हम एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो आपके पास टेस्ट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड काफी कम है, काफी कम है। तो लगभग ये अपने आसपास लगभग जीरो के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। हालांकि इसमें ये उसका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन हम फॉर दी फिजिक्स, क्लास 12th में हम जो फिजिक्स करते हैं उसमें हम जो एंटायर फिजिक्स में हम जो टेस्ट चार्ज को मानते हैं, हम मानते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ना के बराबर है या नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो इसलिए हम इसको मानते हैं टेस्ट चार्ज, जिसके इन्फ्लुएंस में आके, जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके खुद पे क्या एक्सपीरियंस करवाता है, फोर्स करवाता है।
तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, या हम कह सकते हैं द चार्ज विद एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। अगर हम टेस्ट चार्ज की वैसे डेफिनेशन पे जाएं तो हम बोलेंगे द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड योर टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में चलें तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, आपके पास एक इमेजिनरी स्पेस है, इट इज एन इमेजिनरी स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज in which any another charge experiences a force of attraction or repulsion, in which any another charge experiences a force of attraction or repulsion is called your electric field। तो हालांकि मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम इसके डेफिनेशन में चलते हैं तो द इमेजिनरी स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो अगर हम कह रहे हैं क्यू चार्ज है तो ये अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा कि अगर मैं कोई चार्ज क्यू नॉट ला रहा हूं तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, दिखेगा। रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन हर जगह पे कुछ ऐसे रहेगी, अवे अवे फ्रॉम चार्ज रहेगी, दिखेगा तो कुछ ऐसे रहेगी। सपोज अगर ये चार्ज अगर यहाँ पे आएगा क्यू नॉट तो इसको रिपेल करेगा ऐसे बाहर को, अगर यहाँ से आएगा तो यहाँ को बाहर को रिपेल करेगा। ऐसे आपके पास क्या है, यहाँ से इनफाइनाइट लाइन्स निकलेंगी। हालांकि मैं आपके यहाँ पे तो एक्चुअल में आपको डायग्राम में मैं 6-7 लाइन दिखा रहा हूँ, ऐसे यहाँ से क्या करेगा, ये इनफाइनाइट लाइन्स निकलेगी। और ये लाइन्स क्या शो कर रही है कि दिस इज आर योर रिपल्शन लगा रही है इस क्यू नॉट चार्ज पे। तो अगर ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। वहीं सिमिलरली अगर यही चार्ज क्या हो जाए आपके पास क्यू, अगर आपके पास क्यू हो जाए नेगेटिव और यही मैं क्यू नॉट चार्ज जो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है अगर मैं इसके इन्फ्लुएंस में लाऊं तो इस बार ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा नहीं, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी टुवर्ड्स इनवर्ड। इनवर्ड मतलब का ये शो कर रहा है कि इस बार जो फोर्स लगेगा ये दिस इज योर अट्रैक्शन फोर्स इनवर्ड को। तो अगर मैं कोई क्यू नॉट चार्ज इधर से लगाऊं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ, अपनी तरफ को, और अगर यहाँ पे लाऊं तो ये अपनी तरफ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वाइल इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें जो लाइंस जाएंगी दैट वुड बी अवे, ये जाएगी बाहर को। बात करते हैं इसमें आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम डिनोट करते हैं विथ योर ई, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ई वेक्टर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है, क्या ये बताता है। सपोज हमने कहा आपके पास दो चार्जेस हैं, सपोज एक मैंने कहा आपके पास 4 कूलम का चार्ज है और एक है आपके पास 1 कूलम का चार्ज। तो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालूं, देखिएगा सपोज अगर मैं कह रहा हूं इसमें से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इसमें से कुछ ऐसे 4 कूलम से, तो 1 कूलम से आपके पास कुछ कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अगर मैं कह रहा हूं 4 कूलम से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इसमें से निकलेंगी आपके पास सिर्फ, अगर मैं कह रहा हूं इसमें से निकल रही है सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो आपको बेसिकली ये जो लाइंस बता रही हैं ये आपको बता रही है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। और इसी को हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यह है कि अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाऊं इसके रीजन में, इस फील्ड के रीजन में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाऊं, सपोज क्यू नॉट चार्ज लाऊं, वहीं क्यू नॉट चार्ज इस वाले रीजन पे लाऊं, दोनों चार्जेस के रीजन पे लाऊं, तो इस पे लगेगा ज्यादा फोर्स और इसमें लगेगा कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इसको रिपेल करेगा। हालांकि तो सपोज हमने कहा दिस इज योर F1, ये सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर फोर्स F2 एंड दिस इज योर फोर्स F1। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो F1 फोर्स मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर फोर्स F2, क्योंकि यहां पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज योर 4 कूलम एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड वेरी विच इज योर 1 कूलम। तो 4 कूलम वाला इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और 1 कूलम वाला इसमें लगाएगा कम फोर्स। तो अगर हम कह रहे हैं 4 कूलम वाला इसमें अगर ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे 4 कूलम वाले चार्ज की ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 कूलम चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन बात करें तो हम कहेंगे इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज डिफाइंड एज, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज F अपॉन क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट अगर आपके पास 1 कूलम हो जाए तो E बराबर ही क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास F हो जाएगा। अब इसको भी समझते हैं बच्चों क्या चीज है। अगर सपोज मैंने कहा आपके पास कि अगर किसी रीजन में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 100 न्यूटन पर कूलम, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करूं तो देखो फोर्स है आपके पास न्यूटन और चार्ज की यूनिट होगी कूलम, तो इसकी यूनिट बनेगी यहाँ से न्यूटन पर कूलम।
इसका मतलब अगर इसके प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो इसका मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में 100 न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब है कि अगर मैं 1 कूलम का चार्ज लाऊं किसी रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 न्यूटन पर कूलम, उस रीजन में अगर मैं 1 कूलम का चार्ज लाऊं तो उसमें फोर्स लगेगा आपके पास 100 न्यूटन का। वहीं अगर मैं 2 कूलम का चार्ज लाऊं तो बता सकते हैं फोर्स कितना लगेगा। अगर मैं 2 कूलम का चार्ज लाऊं तो उस पर फोर्स लगेगा 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन का लगेगा, देखिए समझ, ध्यान से समझिएगा, 50 का लगेगा या 200 का लगेगा? नहीं जी, 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। वहीं अगर मैं यही फोर्स लाऊं, वहीं चार्ज लाऊं, दूसरा चार्ज लाऊं, दैट इज योर 3 कूलम, तो इस बार फोर्स लगेगा आपके पास 300 न्यूटन का। तो अगर किसी रीजन में 100 न्यूटन का फोर्स है तो उस चार्ज पे लगेगा आपके पास, अगर 1 कूलम का चार्ज ला रहा हूं तो लगेगा फोर्स 100 न्यूटन, 2 कूलम का चार्ज ला रहा हूं तो फोर्स लगेगा 200 न्यूटन, 3 कूलम का चार्ज ला रहा हूं तो फोर्स लगेगा 300 न्यूटन। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड टेल्स यू फोर्स अपॉन क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यहीं से अगर हम निकाल सकते हैं फोर्स, यहीं से बनती है आपके पास इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई। क्यू टाइम्स ऑफ ई कह सकते हैं आप, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई कह सकते हैं। एफ इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई। अब वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों बोला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ई इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ अपॉन क्यू नॉट। ऑलरेडी आपके पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी आएगी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। तो ये था आपके पास हल्का बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप सो आपको समझ में आया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, हम कहेंगे उतनी ज्यादा क्या है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर 1 लाख निकल रही है इसमें से, तो अगर मैं कह रहा हूं अगर 1 लाख निकल रही है 4 कूलम चार्ज से, तो हो सकता है 30,000 निकल रही हो 1 कूलम चार्ज से। तो दिस टेल्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी है, यानी वो कितना ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। वहीं अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करें, तो वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कि डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स की। यानी कि अगर इसके रीजन में 4 कूलम के रीजन में अगर मैं कोई चार्ज ला रहा हूं क्यू नॉट, तो इस पे लगेगा आपके पास फोर्स रिपल्सिव फोर्स एफ। तो ये तो डायरेक्शन है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी जो कि है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास सेम होगी। इसलिए हम इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ध्यान में रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसी डायरेक्शन में हमारा लगेगा फोर्स उस क्यू नॉट चार्ज पे, या उस चार्ज पे जिस चार्ज पे हमें निकालना है। और फोर्स होता है कितना आपके पास, क्यू टाइम्स ऑफ ई या क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई। क्यू नॉट है जहां पे आपके पास टेस्ट चार्ज, और ई है दी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई वेक्टर या एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ऑफ ई वेक्टर। यूनिट की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यूनिट है आपके पास न्यूटन पर कूलम। वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन हमेशा होगी अलोंग दी फोर्स। ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है आपके पास, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। सपोज हम कह रहे हैं आपके पास एक क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज को अगेन हम बोल रहे हैं एक सोर्स चार्ज है जो कि अपने आसपास खुद का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्रिएट कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि सपोज क्यू नॉट दूरी पे हमने एक टेस्ट चार्ज इसके प्लेस करा है, दैट इज योर एट आर डिस्टेंस। क्यू नॉट चार्ज हम लाए हैं इसके इन्फ्लुएंस में क्यू चार्ज के एट एन डिस्टेंस ऑफ आर। इसके कारण लगने वाला इस पे आपके पास कुलम्स फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा आपके पास F इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हमने अभी पढ़ा है फ्रॉम योर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली F अपॉन Q नॉट, यानी कि आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा के टाइम्स ऑफ Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा के टाइम्स ऑफ Q1 अपॉन आर स्क्वायर।
जहाँ पे के की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, के की वैल्यू होती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास का फॉर्मूला निकल के आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, क्या Q टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो Q1 की जगह पे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दिस इज योर चार्ज Q। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डायरेक्शन हमने आपको बताई है कि जो डायरेक्शन होगी आपके पास फोर्स की, वही डायरेक्शन होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी जो कि है आपके पास फोर्स की डायरेक्शन। तो ये तो है आपके पास स्केलर फॉर्म। वहीं अगर मैं बात करूं इसके वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म डिनोट करने के लिए हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर कैप। जैसा कि हमने यूज करा था आपके पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में भी हमने यूज करा है आर कैप। और आर कैप इज योर यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को लिखा जा सकता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली वेक्टर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास वेक्टर फॉर्म बन जाएगी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ आर क्यू इंटू आर वेक्टर। तो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कुल आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वेक्टर फॉर्म में हमेशा हम रखते हैं चार्ज साइन के साथ। यह मैंने आपको ऑलरेडी आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म का यूज करें तो ये तो है आपके पास वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम जो Q का साइन लेते हैं यानी चार्ज का साइन लेते हैं, ये हम लेते हैं विद योर साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस Q रखेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव Q रखेंगे इन योर वेक्टर फॉर्म। जबकि स्केलर फॉर्म में हम साइन की जरूरत हमें नहीं पड़ती, हम विदाउट साइन इसको रखते हैं। तो ध्यान में रखना है कि इन वेक्टर फॉर्म Q इज टेकन विथ साइन। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्सेस r के बीच में, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसके बाद हम ग्राफ देखते हैं कि कैसे डिपेंड कर रहा है r पे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, आपका घटेगा। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के से दूर जाएंगे या इस Q चार्ज से हम दूर जाएंगे, तो आपके पास एक टाइम के बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, यानी डिक्रीज होने लग जाएगा। तो हम देखते हैं कुछ बेसिक्स ग्राफ की बात करें तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो जितना हम सेपरेशन होगा चार्जेस के बीच में, उतना कम क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और क्यू है आपके पास यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखिएगा सोर्स चार्ज, इंडिपेंडेंट होता है आपके पास टेस्ट चार्ज के। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ देखिएगा बहुत प्यारा सा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज योर आर स्क्वायर के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो हमें दिखेगा एक ऐसा कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम डिस्टेंस से अगर हम ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके पास जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपके पास सेकंड ग्राफ की बात करूं E वर्सेस 1/r, तो ध्यान में रखिएगा ग्राफ पूछा किसके बीच में है। तो वहीं मैं अगर E वर्सेस 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाऊं तो इस बार आपको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये तो है आपके पास डिक्रीजिंग और ये है आपके पास इंक्रीजिंग। तो 1/r स्क्वायर देखिएगा फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे r स्क्वायर फैक्टर है और यहाँ पे 1/r स्क्वायर है। तो 1/r स्क्वायर के साथ होगा इंक्रीजिंग क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, और यहाँ पे है डिक्रीजिंग क्योंकि r स्क्वायर के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे अब हम बात करते हैं बच्चों इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज अगर हमसे आपसे कहा कि आपके पास कोई चार्ज Q है और ये सराउंडेड है आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, और हमने आपसे पूछा है कि Q चार्ज पे आप निकालो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। हमने आपसे पूछा कि Q चार्ज पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे हम निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होती है आपके पास अक्रॉस दी लाइन ज्वाइनिंग। तो स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस, तो Q1 Q पे करेगा रिपल्शन, दिस इज सपोज मैं कह रहा हूँ दिस इज योर फोर्स F1, सपोज हम कह रहे चलो दिस इज योर फोर्स F2, और Q1 लगाएगा ऐसे स्ट्रेट,
along the line joining, this is your force F1, और Q3 लगाएगा आपके पास कुछ ऐसे फोर्स इस डायरेक्शन F3। तो F1, F2, F3 तीन फोर्सेस हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। क्या करेंगे हम? हमेशा वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि फोर्सेस का क्या होता है, हमेशा वेक्टर सम होता है। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वही मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इन चार्जेस के लिए क्या रहेगी? हमेशा यही रहेगी। यानी दिस इज अगेन द डायरेक्शन ऑफ E2, और यही क्या रहेगी? डायरेक्शन ऑफ E1, और यही रहेगी डायरेक्शन ऑफ E3। तो यानी कि आपके पास एक Q चार्ज पे आपके पास तीन डायरेक्शन है, E2, E1 और E3। और यहां पे भी हम क्या करेंगे? इन सबका क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? विद योर वेक्टर सम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यही कहता है कि इफ, या हम कह सकते हैं, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ गिवन चार्ज, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ गिवन चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम, is always equal to the vector sum of individual electric field intensities applied it to the individual charge। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे इंडिविजुअल चार्ज पे जो लग रहा है। यानी कि अगर मैं ई नेट कहूं या ई नेट कहूं तो हम बोलेंगे, या ई टोटल बोलूं तो हम बोलेंगे दैट वुड बी वेक्टर सम ऑफ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। तो अगर सपोज हम कह रहे हैं कि E3 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, सपोज हम कह रहे हैं E2 और E1 का रिजल्टेंट सपोज इस डायरेक्शन में, इसके अलोंग है, तो E नेट हो जाएगा आपके पास इन दोनों का जो नेट है, E1 और E3 और E2 का जो नेट है प्लस E1 वेक्टर। तो नेट क्या आएगा? क्रॉस दिस, इसी के अलोंग आएगा कुछ। तो एंड सो ऑन, आपके पास अगर n है, n चार्जेस, तो हम क्या लिखेंगे? E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। तो हमेशा हम क्या करेंगे? इसका एल्जेब्रिक, सॉरी, वेक्टर सम करेंगे, ना कि एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिक्स सा न्यूमेरिकल्स करते हैं चलो बच्चों, इससे रिलेटेड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो आपको बेसिकली एक स्क्वायर दिया है जिसमें आपके पास चार्जेस आपके पास प्लेस किए गए हैं, -Q, Q प्लस Q और प्लस Q के। तो आपको कैलकुलेट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना है आपको ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट हम सपोज करते हैं कि लेट आपके पास एक Q0 चार्ज हमने प्लेस किया आपके सेंटर पे। तो इन सब, ये सब चार्जेस क्या करेंगे? इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो अगर मैं सपोज कह रहा हूँ कि पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है दैट इज योर दिस चार्ज Q1, तो देखिएगा ये अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये रहेगी। लेट सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर E1। सिमिलरली ये वाला प्लस Q चार्ज इस पे क्या करेगा? फिर से इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर E2। तो ये डायरेक्शन होगी आपके पास E2 की। सिमिलरली अगर आपके पास ये दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये वाला नेगेटिव Q फिर से इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड E3। कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों? हमेशा आपके पास सेम रहेगी। और ये वाला -Q भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो यानी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर E4। तो E1, E2, E3, E4 हमने निकाल चुके हैं। तो अगर आप देखें कि नेट जो चार्ज है Q, इसमें फोर्स लग रहा है आपके इसके अलावा कुछ ऐसे लग रहा है, और ये एंगल होता है आपके पास 90 डिग्री, यानी जो डायगोनल होता है आपके पास स्क्वायर का दैट इज योर 90 डिग्री। और डायगोनल का जो आपके पास लेंथ होती है स्क्वायर में दैट इज योर A√2। तो लेंथ ऑफ डायगोनल भी आपको ऑलरेडी पता है। लेंथ अगर हम कह रहे हैं कि सपोज इसकी लेंथ अगर A है, स्क्वायर आपके पास जो है साइड जिसकी A है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल आपको पता है स्क्वायर के लिए ये होती है A√2। तो अगर हम निकालें E1, E2, E3 अगर हम पहले कैलकुलेट कर लें तो E1 का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, Q/R²। तो K टाइम्स ऑफ Q आपके पास ये वाला चार्ज, A वाला चार्ज अपॉन R², और R है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन दिस Q एंड दिस Q0। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर डायगोनल आपके पास A√2 है तो ये हो जाएगा आपके पास A√2/2। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास सिर्फ A√2/2, यानी कि A√2/2 को हम सिंपली लिख सकते हैं A/√2। यानी A√2/2 करें ना तो ये हो जाएगा आपके पास A/√2। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगी दैट इज वुड बी इक्वल टू A/√2 का स्क्वायर। तो E1 हो जाएगा आपके पास यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ KQ/A²। सिमिलरली E2 भी इतना ही आएगा, कोई डिस्टेंस अभी भी वही है, चार्जेस अभी भी वही है, मैग्नीट्यूड वाइज वही है। तो जितना E1 है वही उतना ही E2 भी होगा, सिमिलरली उतना ही E3 होगा, उतना ही आपके पास E4 होगा, क्योंकि चार्जेस सब क्या है? Q कूलम के चार्ज हैं, बस साइन आपके पास नेगेटिव है, साइन पे कोई फर्क पड़ता नहीं इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ये इसकी स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म में हम साइन का यूज करते हैं नहीं। तो जितना E1 होगा उतना ही E2, उतना ही E3 एंड उतना ही आपके पास E4।
गई बात आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, तो लगाएं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर आप देखें तो एक ये आपके पास O पॉइंट है, दिस इज योर C पॉइंट एंड दिस इज योर D पॉइंट। तो अगर हम पहले नेट फोर्स निकाल लें अलोंग OC के अलोंग अगर हम नेट फोर्स निकालें तो या E नेट निकालें, E नेट अलोंग आपका कौन सा बच्चों OC। तो OC में लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं, यानी E1 प्लस E4। और अगर मैं OD के अलोंग करूं तो E नेट अलोंग OD OD के अलोंग की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास E2 प्लस E3। और ऑलरेडी पता है आपको पास सब आपके पास मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो E1 प्लस E4 हो जाएगा आपके पास E1 यानी 2KQ यानी 2 टाइम्स ऑफ 2KQ अपॉन A स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, यानी सब बराबर हैं आपके पास। तो यहाँ हम इसको सिंपली कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ E1 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ E2, क्योंकि दोनों सबके हैं आपके पास सेम है। तो अगर हम इसको निकालें तो 2 टाइम्स ऑफ E1 हमने ऑलरेडी निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स इसका हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ KQ ओवर A स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ KQ ओवर A स्क्वायर। तो E2 प्लस E3 भी आपके पास आया 4KQ टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, और E1 प्लस E4 भी आपके पास 4KQ टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। तो आपके पास सिर्फ आपके पास अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई हैं, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 4KQ ओवर A स्क्वायर और 4KQ ओवर A स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ऑलरेडी आपको वेक्टर सम करना आता है, तो E इक्वल्स टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 कॉस 90। तो कॉस 90 आपको पता है 0, तो ये पूरा टर्म आपके पास 0 हो जाना है। तो आपके पास बचेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और E1 E2 भी आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास √2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर यानी √2 टाइम्स ऑफ E1। तो यानी आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज योर √2 टाइम्स ऑफ क्या 4KQ ओवर A स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला आपके पास, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर पे इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्सपीरियंस होगा। तो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4KQ ओवर A स्क्वायर, और K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, यानी 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 9 × 10⁹। तो ये था आपके पास एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन अबाउट दी इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन के बारे में। तो करते हैं फिर अब अगला न्यूमेरिकल। ये बच्चों बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। तो क्या गिवन है आपको, तो ये आपको एक ओरिजिन गिवन है, और ये आपके पास एक एक्सेस है, इस एक्सेस के अलोंग आपके पास खूब सारे चार्जेस रखे हैं अप टू इन्फिनिटी Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू इन्फिनिटी, और सब 4 कूलम के माइक्रो कूलम के चार्जेस हैं, यानी 4 × 10⁻⁻6 कूलम के चार्जेस हैं। और पहले चार्ज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम योर ओरिजिन दैट इज 1 मीटर, फिर दूसरा चार्ज 2 मीटर पे है, फिर तीसरा चार्ज 4 मीटर है, फिर वैसे ही चौथा चार्ज आपके पास 8 मीटर पे आएगा एंड सो ऑन। तो ये है आपके पास इसमें कुछ ऐसा सीक्वेंस। तो आपको कैलकुलेट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास टोटल लग रहा है। तो अगर हम क्या करें इसमें एक एक करके अगर हम इसके कारण इस पे क्या निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और सबका अगर हम क्या कर लें वेक्टर सम कर लें, तो हमें मिल जाएगा दी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला अगर हम E1 लिखें तो E1 हो जाएगा आपके पास, देखिएगा तो इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन ये होगी आपके पास, क्योंकि अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें Q0 टेस्ट चार्ज रखें तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इसके कारण E1 इस डायरेक्शन में। सिमिलरली Q2 वाला भी इसको इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, सिमिलरली E3 भी आपके पास इसको इधर को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो इसका मतलब है जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे अप टू इन्फिनिटी वो सब होंगे टुवर्ड्स योर लेफ्ट होंगे। तो यानी कि अगर मैं पहले E1 की बात करूं तो E1 कितना होगा आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज K टाइम्स ऑफ Q। अब Q सब मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही है, यानी 4 कूलम के हैं, तो Q1 Q2 Q3 सब आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो हम कह सकते हैं सिंपली K टाइम्स ऑफ Q ओवर 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा सिंपली Q टाइम्स ऑफ K। ये आपका पहला हो गया। सेकंड लगा लूँ अगर मैं तो K टाइम्स ऑफ Q, यानी इस बार अब जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस एंड ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस है अब 2 हो गई, यानी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू KQ ओवर 4। सिमिलरली अगर मैं E3 निकालूं आपके लिए, दिस वुड बी इक्वल टू KQ ओवर 4 का स्क्वायर, यानी KQ ओवर 16 एंड सो ऑन। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। और अगर हमें E नेट निकालना है तो E नेट सब क्या है आपके पास टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो यानी सबका वेक्टर सम अगर हम करेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू आपके पास E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू E इन्फाइनाइट, कि इन्फाइनाइट चार्जेस हैं आपके पास। तो अगर हम सबको एक साथ लिखें तो अगर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा तो KQ आपके पास ऑलरेडी कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं, तो E नेट हो जाएगा आपके पास KQ
कॉमन है तो बाहर आ गया आपके पास, तो अंदर बचेगा आपके पास 1 + 1/4 + 1/16 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास सीरीज बनी अंदर। तो अगर आप इस सीरीज को देखें तो दिस इज जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी दिखती हुई दिखाई दे रही है आपको, जिसके पास जो कॉमन रेशियो है, अगर इसमें आर की बात करूं तो आर इज योर 1/4। आर निकालना काफ़ी इजी है, a2 / a1 आप कर सकते हैं। तो 1/4 / 1 करेंगे तो आपके पास 1/4 आएगा, यानी रेशियो, कॉमन रेशियो कहते हैं जिसको हम, तो जीपी। और जीपी में इन्फाइनाइट टर्म्स का सम आपको ऑलरेडी पता है। फॉर इन्फाइनाइट सम का, इन्फाइनाइट सम जो होता है जीपी में, दैट इज इक्वल टू a/1 - r, जहाँ पे हम a बोलते हैं, a इज योर फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास यहाँ पे 1 है, तो a की जगह पे आएगा 1 और r है आपके पास 1/4। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास E net इक्वल टू KQ ओवर 1/1 - 1/4। तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू, तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस, तो ये 3 हो जाएगा, 3/4, तो 4/3 समथिंग आ जाएगा आपके पास। तो अगर मैं इसकी भी वैल्यू अगर यहाँ पे प्लेस कर लूँ तो K की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 9 × 10⁻9, Q ऑलरेडी आपको दे रखा है 4 माइक्रोकुलम, 4 × 10⁻6 इंटू 4/3। अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो ये आपके पास कट जाएगा एक्जैक्टली 3 बार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आएगा आपके पास 48 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 48 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ को। तो इस बार ये प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं आपके पास कूलम्स फोर्स में। हमने आपको सिखाई इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम करना, तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे न्यूमेरिकल्स आपके कूलम्स फोर्स में बनते हैं वैसे आपके बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको दे रखे हैं दो चार्जेस 10 माइक्रोकुलम और 40 माइक्रोकुलम के, जो कि सेपरेटेड हैं विथ योर 12 सेंटीमीटर। तो आपको पोजीशन फाइंड करनी है पॉइंट चार्ज की, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो अगर हम कह रहे हैं कि नेट फोर्स लगने वाला क्या हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, Q चार्ज पे, Q0 चार्ज पे 0 होना चाहिए। तो लेट सपोज हम कह रहे हैं कि हमने जो चार्ज रखा इसके आसपास रखा, और चार्ज हम उस पॉइंट पे रखते हैं जिस पॉइंट पे आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या रहता है, छोटा रहता है, यानी उस साइड के ज़्यादा क्लोज रखेंगे हम अपना चार्ज जिस साइड को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज छोटा रहेगा। यानी 10 माइक्रोकुलम और 40 माइक्रोकुलम में से 10 माइक्रोकुलम मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, तो इसके आसपास ही हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रीजन के आसपास हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर हमें फोर्स की बात करूं तो 40 माइक्रोकुलम वाला इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज योर F1, और 10 माइक्रोकुलम वाला फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज योर F2। और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही मैंने आपको बच्चों बताया है ऑलरेडी कि वही डायरेक्शन होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही होती है आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही डायरेक्शन भी किसकी होगी आपके पास, E की। तो F को बना दो आप E, तो E1 आपके पास इस डायरेक्शन में और E2 आपके पास इस डायरेक्शन में। तो इस P पॉइंट में आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, 0, यानी E नेट होगा आपके पास 0, यानी कि हम कह सकते हैं E1 इक्वल टू E2। तो अगर हम कह रहे हैं कि लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम योर 10 माइक्रोकुलम चार्ज इज योर x, तो डिस्टेंस है आपके पास 10 माइक्रोकुलम से P पॉइंट तक की, दिस इज योर x, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर बच्चा आपके पास 12 - x। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास 12 - x। तो सिंपली अगर हम सॉल्व करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, तो ये है आपके पास फॉर्मूला K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 हो जाए आपके पास 40 माइक्रोकुलम, तो 40 माइक्रोकुलम अपॉन R स्क्वायर, तो R हो जाएगा आपके पास 12 - x का होल स्क्वायर। और वैसे E2 का फोर्स इधर को लग रहा है 10 माइक्रोकुलम वाले के कारण, तो 10 माइक्रोकुलम K टाइम्स ऑफ 10 माइक्रोकुलम अपॉन x स्क्वायर। तो 10 से 40 कट गया 4 बार, और K से K कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो √4 ऑफ 12 - x स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो सिंपली अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/12 - x इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास सिंपली, अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो 2x इक्वल्स टू 12 - x, तो ये हो जाएगा आपके पास x। तो अगर हम इसको यहाँ से सिंपली अगर यहाँ से यहाँ तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 12, यानी x इक्वल टू 12/4, यानी x हो जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर दूर हमें मिलेगा क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट में आपके पास क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ से 10
3 सेंटीमीटर दूर यानी 10 माइक्रोकूलम से 3 सेंटीमीटर दूर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे 0 होगी। या अगर मैं इस पॉइंट से निकालूं, अगर हमसे पूछा कि बताओ 40 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी है, तो 40 माइक्रोकूलम से दूरी है आपके पास 12 माइनस एक्स यानी 12 माइनस 3, दिस इज योर 9। या हम पूछे 940 माइक्रोकूलम से आपके पास डिस्टेंस होगी 9, तो 9 सेंटीमीटर दूर 40 माइक्रोकूलम से और 3 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम चार्ज से आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा उस पॉइंट चार्ज पे। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल अबाउट योर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, आपको गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जिसके तीनों कोनों में आपके पास क्यू क्यू चार्ज प्लेस किया गया है और जिसके साइड आपके पास ए है। आपको सेंटर के अबाउट इसमें अगेन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करें, खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब देखिए मेरा आंसर। तो अगर हम क्या करें, फिर अगेन हम पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हमें इंडिविजुअल इस चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हमें पहले वो निकालना होगा विथ योर डायरेक्शन। तो अगर हम पहले इसकी बात करें तो ये वाला क्यू चार्ज, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपके पास कुछ ऐसे होगी अलोंग दी सेम लाइन जॉइनिंग। तो आपने लाइन से लाइन ज्वाइन करनी है, तो ऐसे आप दिखाएंगे। तो सिमिलरली अगर मैं इसके अलोंग अगर आपको दिखाऊं तो इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दिस इज योर E2। सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर E1 एंड दिस इज योर E2। और Q वाला चार्ज इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, दिस वॉज बी इन योर नीचे वाली डायरेक्शन, तो ऐसे होगी आपके पास E3। तो दिस इज योर E3। तो अगर हम निकालें इसमें, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल ट्रायंगल में, तो ये जो डिस्टेंस सपोज हम कह रहे हैं दिस इज योर R। तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास सेम रहती है। ये प्रॉपर्टी है आपके पास, खूबी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कि सेंटर से अगर हम इस सबको ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं E1 निकालूं तो E1 हो जाएगा आपके पास K टाइम्स ऑफ, सपोज हम कह रहे हैं यहाँ पे चार्ज आपके पास Q0 चार्ज है, तो बट इसके तो इंडिपेंडेंट होता है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लिखेंगे सिंपली K टाइम्स ऑफ Q, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, अपॉन R², ऑलरेडी डिस्टेंस बिटवीन योर Q एंड जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, अपॉन R²। तो दिस इज योर E1। सिमिलरली E2 भी इतना ही आएगा और E3 भी इतना ही आएगा। देखिएगा E2 भी हम निकालें, डिस्टेंस अभी भी वही है, चार्ज अभी भी वही Q है, यानी E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, और सब किसके बराबर होंगे, K टाइम्स ऑफ Q ओवर R²। तो यानी तीनों क्या हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर हम क्या करें, अब हमें वेक्टर सम करना है, तो हालांकि अगर हम पहले क्या करें, पहले E1 और E2 का अगर हम रिजल्टेंट निकाल लें तो हमारे पास तीन वेक्टर हैं कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे हैं। तो ये आपके पास E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो अगर हम पहले E1 और E2 का रिजल्टेंट निकाल लें और उसके साथ उसके रिजल्टेंट के साथ इसका वेक्टर सम कर लें तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अगर मैं E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालूंगा तो देखिएगा क्या आएगा, रिजल्टेंट ऑफ E1 E2 रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो E वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 कॉस थीटा। अच्छा, थीटा की बात करें तो थीटा कितना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंगल होगा दैट वुड बी और 120 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल होगा आपके इक्वल ट्रायंगल में दो इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि तीनों आपके पास एंगल क्या होंगे 120 120 120 और टोटल होगा आपके पास 360 डिग्री। तो E1 E2 1 टाइम्स ऑफ कॉस 120, तो कॉस 120 की वैल्यू होती है आपके पास ऑलरेडी -हाफ, तो ये हो जाएगा आपके पास E डैश। तो E1 E2 हालांकि बराबर है तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2, तो 2 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर इंटू हाफ -हाफ क्यों, क्योंकि कॉस 180 होता है आपके पास -हाफ, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऑलरेडी आपके पास सिर्फ यहाँ बचेगा, तो E डैश E आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर, यानी E हो जाएगा आपके पास E1 के बराबर। जो E नेट आया आपके पास दिस वुड बी इक्वल टू E1, यानी इसका मतलब है जो नेट जो रिजल्टेंट आया ये ऑलरेडी हो जाएगा आपके पास E1 के बराबर ये। तो इसका मतलब है एक E1 वेक्टर लग रहा है आपके पास ऊपर, जो कि क्या है आपके पास नेट वेक्टर है, और यही किसके बराबर है आपके पास E1 वेक्टर के बराबर है, और E2 लग रहा है स्ट्रेट इसी के अपोजिट E3 ऐसे, और E3 भी मैग्नीट्यूड में E1 के बराबर है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं E1 बराबर E2 बराबर E3। तो दो अपोजिट वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, यानी E नेट जो होगा E डैश कह रहे हैं जिसको हम, तो E नेट माइनस ऑफ E1, तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर सेंटर इज 0, क्योंकि आपके पास E3 और E नेट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो जिसके कारण E नेट सेंटर पे क्या आएगा आपके पास 0 आएगा।